नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है चुनावी खबर अखबार पर नजर। जी हाँ, देखिए इसका मकसद यही रहता है, अल सुबह हम 8 बजे आपके सामने हाजिर होते हैं तमाम खास सुर्खियों के साथ, जिसके जरिए आप तमाम जो अखबारों में छपी सुर्खियां हैं बहुत आसान शब्दों में हमारे अंदाज से आप समझ पाए। आपके साथ मैं दीपिका और मैं हूं आपके साथ आंचल कादयान। और शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर एक बार फिर से निशाना साधा है। कहा कि मोहब्बत की दुकान में बेची जा रही है फर्जी वीडियो। दैनिक जागरण में भी इस बात का जिक्र किया गया है। दैनिक जागरण के पेज नंबर 1 पर इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया गया है। तो देखिए, आपको बता दें कि कहा है कि अब उनकी हालत यानी कि कांग्रेस की जो हालत है वो झूठी हो चुकी है। उनका झूठ काम नहीं कर रहा है, तो वे मेरे चेहरे का। देखिए इस खबर को दैनिक जागरण ने तरजीह दी। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान बेची जा रही है फर्जी वीडियो, ये प्रधानमंत्री मोदी कहते नजर आए हैं। देखिए आपको याद होगा फर्जी वीडियो का जो पूरा मामला है, किस तरीके से अमित शाह को लेकर जो वीडियो तैयार किया गया था, इसी को लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा। पीएम ने बोला कांग्रेस से मुकाबले में असहाय हो रही है और कहीं ना कहीं इस गलत तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भी कहा कि लोग मोदी सरकार के 10 साल व कांग्रेस के 60 साल के शासन के बीच भारी अंतर देख रहे हैं। कांग्रेस ने जहां 60 साल तक गरीबी मिटाने का सिर्फ वादा किया था, वहीं हम सिर्फ एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल रहे हैं। मौजूदा लोकसभा चुनाव के देश जो है आत्मसम्मान के बारे में सोचता है, सुनिश्चित करेगा। देखिए शाह के फेक वीडियो के मामले में विधायक का पीए भी गिरफ्तार किया गया। आपको याद होगा कांग्रेस का जो विधायक है मेवाड़ी का पीए यानी कि विधायक मेवाड़ी जो थे उसका पीए सतीश वसूणी को भी गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं हम आंचल कह सकते हैं ये बड़ा जो आरोप है वह लगाया गया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पर अमित शाह जो है वह भी रैलियां करते नजर आए और रैली में उन्होंने कहा है कि अब जो कांग्रेस है वो घटिया तरीके अपना रही है, फेक वीडियो का इस्तेमाल करी है। डीप फेक वीडियो किस तरीके से वायरल किया गया था, आरक्षण को लेकर ये वीडियो तैयार किया गया था, इसी को लेकर सभी कटघरे में अब विपक्ष को खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल दीपिका, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया है कि आर्टिफिशियल एजेंसी, देखिए आज के टाइम में जो टेक्निक है वो बढ़ती जा रही है, तकनीकी का दौर आ चुका है, तमाम तरीके की तकनीक अब बढ़ती जा रही है। हालांकि कहीं ना कहीं उसको लेकर के हमें भी और तमाम जनता को सहूलियत तो मिलती है, कहीं ना कहीं उसका जो दुरुपयोग भी हो रहा है। और उसी बात का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी ने किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मेरा डीप फेक वीडियो बनाया गया है और कांग्रेस पार्टी उसका मिसयूज करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वो मेरा ही चेहरा इस्तेमाल करके उसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि उन्होंने अपने कार्यकाल में एक भी काम नहीं किया है। गरीबी हटाओ का एक नारा कांग्रेस पार्टी ने, दीपिका याद होगा, खूब अच्छे से दिया था कि गरीबी हटाई जाएगी, लेकिन उसी नारे को लेकर के अक्सर जो बीजेपी के तमाम दिग्गज है अक्सर हमलावर नजर आते हैं कि गरीबी तो हमेशा ही रही है, जब से हम आए हैं 2014 के बाद से गरीबी थोड़ी कम हुई है। देखिए वो तमाम बातें तो जो लगातार बीजेपी गिना रही है, देखिए अब देखिए 60 साल और 10 साल का अंतर गिना रही है कि जो वादे आपने 60 साल में पूरे नहीं कर पाए वो हमने 10 साल में पूरे कर दिए। अच्छा, अब जो टेक्निक की बात की जा रही है, जिस डीप फेक वीडियो की बात की जा रही है, उसके बारे में जरा आपको ये भी बता देते हैं कि दिल्ली पुलिस तेलंगाना के मुख्यमंत्री समेत आज 5 से पूछताछ भी करेगी, क्योंकि साफ तौर पर देखिए इस डीप फेक वीडियो को प्रसारित करने के आरोपित सतीश वसोणी और आरबी बरैया ने अपने इंटरनेट मीडिया हैंडल से शाह के फेक वीडियो को फेसबुक पर पोस्ट किया था। ये वीडियो व्हाट्सएप पे मिला था। शाह का वीडियो गुजरात के पालनपुर और लीमखेड़ा की जनसभा का बताया जा रहा है और इसी को लेकर देखिए आखिरकार इस डीप फेक वीडियो में है क्या, जिसको लेकर इतना बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने भी साफ तौर पर निशाना साधा था, लेकिन अब बीजेपी ने साफ तौर पे बोल दिया है कि जो डीप फेक वीडियो है ये पूरी तरीके से फेक है, ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया था। देखिए आपको कहा कि देखिए जिस तरीके से जो डीप फेक वीडियो था उसमें कहा गया SC ST व OBC का आरक्षण खत्म करने की बात कही गई थी। हालांकि अब आप ये जान लीजिए, चूंकि यहाँ पर जो कैप है उसको हटाने की बात तो लगातार कांग्रेस कर ही रही है, अपने मैनिफेस्टो में जिक्र किया जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस बीजेपी पर यह आरोप लगा रही है कि आप जो है वो आरक्षण को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। इसी के आधार पर एक ऐसा वीडियो तैयार किया गया जो कि पूरी तरीके से फेक है। अब देखिए इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं आंचल अब आगे जांच की जाएगी। तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो अब कहीं ना कहीं लाइन हाजिर होंगे, उन पर शिकंजा कसा जाएगा। AI का आप इस्तेमाल करिए, ये अच्छी बात है, लेकिन आप इसका गलत इस्तेमाल करेंगे
मिसयूज करेंगे तो जाहिर सी बात है इसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। और जब भी एआई से कोई भी वीडियो वायरल होता है, ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बल्कि दुनिया में किसी का भी, आम जनता का भी अगर वीडियो वायरल होता है उस पर जांच करना लाजमी हो भी जाता है और ये कहीं ना कहीं सही भी है। एआई हमारी सहूलियत के लिए किया गया ताकि हमें काम में मदद मिले, ना कि उसके मिसयूज के लिए वो किया गया है। और अब खुद चुनाव नजदीक है और चुनाव के मद्देनजर इस तरीके से नेताओं के वीडियो वायरल होने, वारों प्रत्यारोप का दौर तो हम देखते हैं कि भाई आप आरोप लगाइए या फिर आप तमाम बातें गिनाइए, लेकिन आप ऐसे वीडियो को वायरल करेंगे तो जाहिर सी बात है तकनीक पे भी कहीं ना कहीं सवाल जनता को भी ये लगेगा कि एआई ने तकनीक से, हाँ बिल्कुल। चलिए तो इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और अमित शाह का जिक्र करते हैं। दरअसल फर्जी वीडियो वायरल होने पर गृह मंत्री अमित शाह भी चुप नहीं बैठे, उन्होंने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। जैसा हम जिक्र कर ही रहे थे कि चुनाव है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना साधते हुए कहा कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। अमर उजाला ने भी इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता के साथ दिखाया है। गृह मंत्री ने मंगलवार को गुवाहाटी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान पहले वह वीडियो दिखाया जिसमें वो धर्म के आधार पर मुस्लिमों को दिया आरक्षण समाप्त करने की बात कह रहे थे। तो देखिए अमर उजाला ने भी फ्रंट पर इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया, साथ ही विपक्षी नेताओं द्वारा कुछ ऐसा है आंचल, क्योंकि वाकई में बहुत बड़ा मामला है। एक तो एआई का गलत मिसयूज, दूसरी बात गृह मंत्री का ये वीडियो वायरल होना, ये अपने आप में कई प्रश्न खड़ा करता है। देखिए साफ तौर पर अमर उजाला ने इस खबर को तरजीह दी है। क्या कुछ कहा जरा ये भी आपको संक्षेप में हम आपको बता देते हैं। गुवाहाटी में मंगलवार से मीडिया से बात भी की थी और उन्होंने कहा कि ये राज्य की कानून व्यवस्था का मुद्दा है, हम जांच के पक्ष में है, सहयोग भी करेंगे। और ये साफ तौर पर गृह मंत्री ने निशाना साधा, कहा नारी का अपमान नहीं होगा बर्दाश्त, कर्नाटक सरकार ने क्यों नहीं कार्रवाई की। देखिए अब आप समझिए यहाँ पर साफ तौर पर आपको याद होगा किस तरीके से बड़ी कार्रवाई जेडीएस के तमाम मंत्रियों पे की गई है। उन पर सेक्स स्कैंडल का जो आरोप लगा था उसको लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई। प्रियंका गांधी ने बोला जो कि कर्नाटक में जेडीएस के सहयोग, कर्नाटक पे यदि हम बात करते हैं बीजेपी जेडीएस की सहयोगी है, खुले मंच से एचडी देवेगौड़ा जो कि पूर्व सीएम रह चुके हैं, उनके जो बेटे हैं, उनके पोते हैं, उनका नाम सामने आया, उसको लेकर तमाम बड़ी कार्रवाई की गई थी। एसआईटी का बाकायदा गठन किया गया। एसआईटी का गठन करने के बाद अब कल जिस तरीके से उनको सस्पेंड किया गया, ये एक बड़ा मैसेज भी है कहीं ना कहीं जनता के लिए भी और कांग्रेस के लिए एक बड़ा संदेश कि देखिए हम कार्रवाई करने का मादा रखते हैं। बीजेपी हालांकि इस बात से पहले भी इनकार कर रही थी कि जिस तरीके से जो फेक वीडियो आप वायरल, जो कि फेक वीडियो माफ कीजिएगा, जो सेक्स स्कैंडल का जो वीडियो आप वायरल कर रहे हैं उसमें पूरी करनी जो है, यदि ऐसा है तो आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन बीजेपी इसमें लेश मात्र भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, ये साफ मैसेज कन्वे किया गया था। बिल्कुल। और कोशिश बीजेपी की यही रहती है कि कोई भी जो आरोप लगाए जाते हैं विपक्ष की तरफ से, वो ये सिद्ध करने की कोशिश करती है जनता के बीच पहुंच करके वे तमाम आरोप झूठे लगाए जा रहे हैं। और जब भी आरक्षण का जिक्र आता है दीपिका, तो हमने देखा कि चुनाव में आरक्षण का मुद्दा बड़ा ही बढ़ चढ़ करके बताया जाता है। कर्नाटक का आप जिक्र कर रहे हैं तो कर्नाटक सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है मुसलमानों को लेकर के, तो हमने उस मुद्दे को भी देखा कि किस तरीके से बीजेपी ने कर्नाटक सरकार को घेरने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष ने सोचा कि गृह मंत्री अमित शाह का ये वीडियो वायरल कर देते हैं तो कर्नाटक सरकार के फैसले को दबाया जा सकता है। स्कैंडल का मामला हो गया। हालांकि ये इसलिए बीजेपी के लिए जरूरी हो जाता है आंचल, क्योंकि आप बहुत आसान शब्दों में समझिए, हिंदी पट्टी में बहुत अच्छा वर्चस्व है, लेकिन जैसे दक्षिण में प्रवेश किया जाता है बीजेपी के द्वारा, कहीं ना कहीं जो वर्चस्व है वो कम हो जाता है। क्योंकि लक्ष्य बहुत ऊंचा रखा है, 400 पार का लक्ष्य का नारा है और अपनी सियासी जमीन को बीजेपी लगातार तलाश रही है दक्षिण के राज्यों में। कर्नाटक में जब इस सेक्स स्कैंडल का मामला सामने आया था ना, तो मानो ऐसा लग रहा था कि सब करे कराए पे बीजेपी का पानी फिर रहा है। जेडीएस जो है उसकी सहयोगी है कांग्रेस। प्रियंका गांधी को आपने सुना किस तरीके से प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर इस बात को उठाया था। हालांकि अब जेडीएस ने उन तमाम आरोपियों को फिलहाल सस्पेंड कर दिया, ये एक मैसेज भी कहीं ना कहीं आंचल हो गया है। चलिए बढ़ते आगे हैं। बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं और बात केजरीवाल की कर लेते हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी भी काफी मुश्किलों में है, तो वहीं सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने ईडी से गिरफ्तारी के टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं और साथ ही नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता के साथ दिखाया है।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया गया। आम चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई शुक्रवार को होने की संभावना है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू से केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय के सवाल पर जवाब मांगा। बिल्कुल, और देखिए नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता के साथ दिखाया है कि सवाल केजरीवाल की गिरफ्तारी पर और वक्त पर उठाए गए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है और कहा है कि 4 प्रमुख सवाल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से किए हैं और सबसे जो बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है वो टाइमिंग को लेकर के किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है वो चुनाव के दौरान ही क्यों हुई है, टाइमिंग को लेकर के सवाल उठाया गया और यही सवाल विपक्ष की तरफ से अक्सर दीपिका हमने देखा है कि विपक्ष भी टाइमिंग को लेकर के, और इतना ही नहीं बल्कि कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ईडी को ही घेरा बल्कि अरविंद केजरीवाल को भी घेरते हुए नजर आए हैं और अरविंद केजरीवाल से भी जवाब मांगा है कि जब बार बार समन्स मिल रहे थे, नोटिस मिल रहे थे, तो आपने उन समन्स को नजरअंदाज क्यों किया? हर बार कोई उलझुल कारण देकर के आप क्यों नहीं पहुंचे? किस बात का डर आपको था? सवाल जो 5 सवाल हैं, जरा उसको हम बता देते हैं। क्या वो 5 सवाल है? सुप्रीम कोर्ट ने ये 5 सवाल पूछे हैं जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने। आम चुनावों से पहले गिरफ्तारी क्यों? केजरीवाल के वकीलों ने बताया है कि गिरफ्तारी का वक्त चुनाव से ठीक पहले है। दूसरा सवाल किया गया, न्यायिक कार्यवाही बिना क्या पंकज बंसल व विजय मदन लाल मामले में हुई बातों के आधार पर आपराधिक कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। तीसरा, केजरीवाल के मामले में अब तक कुर्की की कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, जरा इसको आप बताइए। यदि हुई है तो बताएं कि इसमें केजरीवाल कैसे शामिल थे। चौथा सवाल, जहां तक मनीष सिसोदिया केस का सवाल है उसमें पक्ष व विपक्ष में निष्कर्ष है, हमें बताएं केजरीवाल का मामला किस तरीके से आता है। पांचवा और अहम सवाल, कार्रवाई शुरू यानी कि मामला दर्ज किए जाने होने और गिरफ्तारी की कार्रवाई के बीच में इतने समय का अंतराल क्यों लिया गया? देखिए, अब ईडी ने जो किया सो किया, यहाँ पर साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट भी अब पूछने से बाज नहीं आ रही है। सबसे पहले इन 5 सवालों का जवाब दीजिए। आपको गिरफ्तार करना था क्योंकि शराब नीति घोटाला का मामला कोई अभी का मामला नहीं है, ये लगभग 2 से 3 साल 2 साल का मामला हो चुका है। इसके बावजूद अब आपने गिरफ्तारी की तलवार कैसे लटकाई है, इसका जवाब दीजिए। यदि सबूत है तो मैं सबूत आप पेश कीजिए, किसके आधार पर आप गिरफ्तारी करें हैं। इस बीच देखिए, चूंकि आप भी देखिए ना, और देखिए दीपिका, सबूतों का आप जिक्र कर रहे हैं, सबूत ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि विपक्ष भी, बल्कि आम आदमी पार्टी जोर शोर से हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और यही कहा जाता है कि सबूत कुछ नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल की सुनवाई में एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही है वो मैं हाईलाइट करना चाहूंगी कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार बेहद अहम है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कहा गया और कहीं ना कहीं ये बेहद ही महत्वपूर्ण लाइन है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार बेहद अहम है, वो सिर्फ कोई राजनेता हो या फिर आम जनता। इसके अलावा देखिए, टाइमिंग का सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि हर एक पार्टी के लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत मायने रखता है। ये लोकसभा चुनाव है और आप एक पार्टी के संयोजक, यूं कहें कि कर्ता धर्ता को ही उठा के जेल में डाल देते हैं, तो आप यकीन मानिए कि उस पार्टी का क्या हो रहा होगा, ये सुप्रीम कोर्ट भी समझता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कभी ना कभी कोर्ट पर भी सवाल दाग देता है। कोर्ट की अपनी जिम्मेदारी बनती है, कोर्ट समय समय पे अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराता है और यही बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अब ईडी से पूछी है और ईडी को अब इन तमाम सवालों का जवाब भी देना होगा। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ेंगे। हासन सेक्स स्कैंडल मामले की जेडीएस ने बड़ी कार्रवाई की। जी हां, सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर को तरजीह दी। जनता दल सेक्युलर यानी कि जदयस के कथित सेक्स स्कैंडल में संलिप्तता के लिए हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना को मंगलवार को पार्टी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। लोकसभा चुनाव के बीच मंगलवार को मचे घमासान के बीच हुबली में पार्टी की कोर कमेटी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा से रेवन्ना के निलंबन की सिफारिश की थी। देखिए किस तरीके से आंचल भी इस खबर को आपको दिखा रही हैं, हर एक पेपर ने इस खबर को तरजीह दी है। आंचल बताइए। बिल्कुल, हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता के साथ दिखाया है कि जेडीएस एज सस्पेंडेड प्रज्वल एज सेक्स अब्यूज रो स्प्रिल्स। तो देखिए, जिस तरीके से पूरा मामला उठा है उसमें बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। इससे पहले भी दीपिका जिक्र कर रही थी जेडीएस का कि किस तरीके से कार्रवाई यहाँ पर की गई, और कार्रवाई के जो पीछे का कारण है वो यही कि बीजेपी नहीं चाहती है कि कोई भी आरोप जो विपक्ष की तरफ से लगाए जाते हैं वो उन पर सही साबित हो, और यही कोशिश है क्योंकि नारा बड़ा बीजेपी एनडीए की तरफ से दिया गया है। क्योंकि लगातार आप देखिए ना, क्योंकि
यदि हम साउथ का जिक्र करते हैं तो लगातार कर्नाटक की राजनीति में इस सेक्स स्कैंडल को लेकर उबाल आ गया है। जेडीएस के सहयोग से बीजेपी यहां पर चुनाव लड़ रही है। जाहिर सी बात है, जब आपकी सहयोगी पार्टी पर आरोप लगेंगे तो ऑटोमेटिक दाग तो आप पर भी लगेंगे। प्रियंका गांधी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि देखिए, आप एक ऐसी पार्टी के साथ दे रहे हैं जो कि खुद अपने आप में ही जिसपे दाग दगीले हैं। इसके अलावा देखिए सहयोगी दलों का जिक्र जब करते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश ये भी है कि हम जो है एक पूरा परिवार है, हमारे सहयोगी दल जो है वो पूरा परिवार है और हम हर साथ सबको साथ लेकर के चलते हैं, जो कि बीजेपी का नारा भी है, सबका साथ सबका विकास। तो वो सहयोगी दलों को लेकिन कुछ होती है विपक्ष में देखें तो विपक्ष में कुछ भी एक साथ नजर नहीं आता। अगर आम आदमी पार्टी पर आरोप लगते हैं तो कांग्रेस पीछे, पार्टी का तो दूर बात, लेकिन अगर कांग्रेस के खुद के कोई नेता बयान दे दे तो कह देते कि वो उनकी व्यक्तिगत राय है। अनुशासनहीनता भी होती है। ये जो डिसिप्लिनरी होती है ना, ये बीजेपी में बखूबी है। देखिए, डिसिप्लिन हर एक पार्टी में होता है, लेकिन यदि हम बीजेपी का जिक्र करते हैं, कर्नाटक का जो सेक्स स्कैंडल का मामला था, जो अपनी टीवी स्क्रीन पे इस खबर को फ्लैश होते हुए देख रहे हैं, ना सिर्फ इंग्लिश पेपर ने, हिंदी पेपर ने भी इस खबर को छापा, ये लगातार मैं आपको दिखाई रही हूँ। लेकिन आप जरा ये समझिए किस तरीके से ये जो पूरा मामला है इसलिए खास हो जाता है क्योंकि कर्नाटक में हाल ही में विधानसभा चुनाव को खो चुकी है बीजेपी। अब लोकसभा चुनाव है, 400 पार का लक्ष्य है, कैसे हासिल किया जाएगा? यदि इतना बड़ा दाग आपकी सहयोगी पार्टी पे होगा तो छींटे तो आप पे भी उठेंगे। तो ये एक बड़ी कार्रवाई जेडीएस की मानी गई है, चाहे आप इसको प्रेशर पॉलिटिक्स कह दीजिए या कुछ भी कहिए, लेकिन बीजेपी के दामन पे दाग आ जाते यदि कोई कार्रवाई नहीं होती तो। और ये जो दाग लगा है वो साउथ साइड में लगा है, जहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी की जो पकड़ है वो कमजोर भी मानी जाती है। बीजेपी के तमाम दिग्गज, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक पहुंच रहे हैं, अमित शाह कर्नाटक पहुंच रहे हैं, ताकि वहां पर पकड़ को मजबूत बनाया जा सके, जो लक्ष्य है उसे हासिल किया जा सके। अब ऐसे में ये दाग लग जाएगा तो लक्ष्य कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगा। कम से कम ये बड़ी कार्रवाई कर दी है, बड़ी कार्रवाई करते हुए कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों पर विराम थोड़ा तो लगता नजर आएगा। बिल्कुल। और देखिए, कर्नाटक सरकार का तरफ से जो फैसला लिया गया उसके बाद अब ये पूरा मामला आना तो कहीं ना कहीं कर्नाटक की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल यहाँ पर हो चुका है। जांच एजेंसियां खुद इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। तो जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। चलिए यहाँ चल आगे बढ़ेंगे अपन। तो देखिए, अमेठी और रायबरेली में भी अभी भी पेंच जो है वो फंसा हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी का मानना है कि राहुल गांधी को उतारा जाए और दैनिक जागरण ने इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता के साथ दिखाया है। आपको बता दें कि दैनिक जागरण में इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता के साथ दिखाया। चुनावी समिति की बैठक के बाद मिले संकेतों से ये साफ था कि उत्तर प्रदेश के प्रभारी कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे को अगले दिन इसका औपचारिक ऐलान करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार रहने को भी कह दिया गया था, लेकिन प्रस्ताव पर निर्णय लेने में राहुल प्रियंका को समय लग रहा है। समय के कारण नेतृत्व इन दोनों सीटों पर औपचारिक ऐलान करने की प्रतीक्षा कर रहा है। कहीं ना कहीं जो ये खबर है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अमेठी और रायबरेली ये दोनों सीटें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का गढ़ हुआ करती थी एक समय पर, लेकिन यहाँ पर अपने जो वर्चस्व है वो कांग्रेस पार्टी खोती हुई नजर आ रही है। रायबरेली से प्रियंका गांधी को उतारने की उम्मीदें हैं, तो वहीं पर अमेठी से राहुल गांधी को, जबकि 2019 में राहुल गांधी हार भी गए थे। देखिए, अब जरा समझिए इस खबर को इसलिए आसान भाषा में आप समझिए क्योंकि रायबरेली और अमेठी का जब जिक्र आता है, ये उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार की सबसे ज्यादा मजबूत सीटों में एक है। अब हम इसलिए इस खबर को तरजीह दे रहे हैं या पेपर तरजीह दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं कि नामांकन भरने की अंतिम तिथि में महज 3 दिन बाकी है। इसके बावजूद भी पार्टी में गांधी परिवार के मैदान में उतरने के लिए संभावनाएं बिल्कुल अब खत्म हो गई हैं। इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो प्रतीक्षा थी वो अब पूरा खाका तैयार हो चुका। अब जरा समझिए कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि अपनी पारंपरिक सीट को छोड़ने के लिए तैयार हो रही है कहीं ना कहीं कांग्रेस। तो साफ तौर पर जरा आप समझिए, यहाँ पर 30 साल ऐसे हो चुके हैं, हम कहें आंचल, कि अभी जो उत्तर प्रदेश में है कांग्रेस अपनी सियासी जमीन को तलाश रही है। बिल्कुल। रायबरेली का जिक्र कर लीजिए, रायबरेली से सांसद थी सोनिया गांधी, अब कहीं ना कहीं राजस्थान का रुख कर चुकी है, सीट खाली। अमेठी का जिक्र हुआ, 2014 में जीत गए थे, 2019 में स्मृति ईरानी ने कड़ी टक्कर दी, यहां से हारे, वायनाड से हालांकि जीत गए। स्मृति ईरानी लगातार ये कहती आ रही हैं कि आपको तो छोड़ चुके हैं कौन? हाँ,
राहुल गांधी और कहीं ना कहीं वायनाड का साथ दिया जा रहा है। अपनी पारंपरिक सीट को क्यों छोड़ा जा रहा है, जरा आप समझिए। क्योंकि यहाँ पर यदि राहुल गांधी वायनाड से भी लड़ेंगे और यदि इसके अलावा अमेठी से भी लड़ेंगे, जाहिर सी बात है कि एक प्रेशर उन पे बन जाएगा। क्योंकि हिंदी पट्टी में तो आपका इतना वर्चस्व नहीं है। यदि हम साउथ की ओर जाते हैं तो यहाँ पे कम से कम कांग्रेस का खाता खुला हुआ है, कांग्रेस का वर्चस्व है। वायनाड को आप इग्नोर नहीं कर सकते, चाहकर फिर अमेठी को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो ये जो प्रमुख मोटी मोटी वजह जो है वो आंचल फिलहाल देखने को मिल पा रही है। बिल्कुल, और कांग्रेस पार्टी ने एक सर्वे भी इन दोनों सीटों को लेकर के करवाया है। सर्वे जो कि इंटरनल सर्वे था कांग्रेस पार्टी का, ये जानने के लिए कि जनता का क्या कुछ मूड है। तो रायबरेली का जिक्र करें तो कहीं ना कहीं रायबरेली की जनता खुद चाहती है कि अब प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरे, वो लड़े। हम प्रियंका गांधी को जिताना चाहते। कई बार हमने ये भी देखा कि प्रियंका गांधी के समर्थक, या यूं कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी के समर्थक पोस्टर जगह जगह पर लगाए जाते हैं। और ऐसा नहीं, हाँ, एक बार, कई बार हमने देखा है कि प्रियंका गांधी के जोरों शोरों से पोस्टर लगाए जाते हैं और कहा जाता है पोस्टरों में खुद कि अगर प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेगी तो जीत पक्का हासिल करेंगी। लेकिन अमेठी का जिक्र करें तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं, हम कह सकते हैं, जो आप प्रियंका गांधी का जिक्र करें ना, चलिए वो समझिए। क्योंकि प्रियंका गांधी अभी प्रचार प्रसार में बहुत सक्रिय है। ये रायबरेली की सीट है, रायबरेली की सीट, यानी कि यदि मान लीजिए पहला चुनाव वो रायबरेली से लड़ जाएं और मान लीजिए बाई चांस वो हार जाएं, तो ये इम्पैक्ट जो है बहुत बड़ा पड़ेगा। तो ये एक वजह है कि इन दोनों सीटों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर आप देखिए कि राम मंदिर का मुद्दा हो गया। हालांकि ऐसा कहा जा सकता है कि अयोध्या का जो राम मंदिर, यानी कि राम मंदिर का जो निर्माण हुआ, कहीं ना कहीं से जो आसपास के लगे क्षेत्र हैं, ऐसा कहा जाता है एक क्षेत्र का, एक संसदीय क्षेत्र का प्रभाव जो है तमाम अलग अलग जिलों में पड़ता है। क्या वो तमाम जिले इससे इफेक्टेड है, ये माना जा रहा है। इसीलिए क्या कांग्रेस बच रही है। अब देखने के इससे क्या होता है ना, चल कुछ नहीं होता तो कम से कम जो कार्यकर्ता है उनका जो मोरल है, उनका जो बूस्ट है, वो कहीं ना कहीं बड़ा डाउन होता है। आपको प्रत्याशी उतारने चाहिए, उसके बाद जो होता है वो देखा जाता है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस इस मूड में नजर नहीं आ रही। एक सेफ साइड खेलने की कोशिश में कांग्रेस है। बिल्कुल, और कई सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी अब तक उम्मीदवार कई बार अपने उम्मीदवार नहीं उतार पा रही है। लेकिन अगर राहुल गांधी का जिक्र किया जाए तो 2019 में हमने देखा कि कितनी कड़ी हार उनकी हुई थी, काफी एम्बैरेस था वो कांग्रेस पार्टी के लिए। और अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी के सामने ये चुनौती है कि वायनाड से भी जीत जाए और अमेठी भी जीत जाए, तो सीट कौन सी वो छोड़ेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी के सामने बना हुआ है। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जो गांधी परिवार के सामने, कांग्रेस पार्टी के सामने बने हुए। और हमने बीते दिनों भी देखा कि सीईसी की बैठक में जब अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटों को करके चर्चा हुई तो फैसला नहीं ले पाए, अंतिम फैसले तक नहीं पहुंच पाए और मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ दिया। रॉबर्ट वाड्रा खुद कह रहे थे कि आप मुझे मौका दे दीजिए, लेकिन यहाँ पर मौका भी नहीं दिया जा सकता। अंदरूनी सर्वे चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कशमकश की जो स्थिति है वो कांग्रेस में लगातार बनी हुई है। साउथ वालों को आप नाराज नहीं कर सकते, यूपी में आपकी सियासी जमीन नहीं है, यहाँ पर आप कुछ कर नहीं पा रहे। यदि हम देखें लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का यदि आप हाल देखेंगे तो साफ साफ पर जो जिम्मेदारी अपने आप समाजवादी पार्टी के कंधों पर आ जाती है, अखिलेश यादव के कंधों पर है ये पूरी जिम्मेदारी कि लोकसभा की नैया जो है कम से कम उत्तर प्रदेश में वह समाजवादी पार्टी के कंधों पर ही पार हो पाएगी। बिल्कुल, और अमेठी और रायबरेली सीट बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन रायबरेली में कहीं ना कहीं दीपिका ये जरूर देखा जाता है कि प्रियंका गांधी की जो लोकप्रियता है वो जनता के बीच काफी ज्यादा है। नहीं है ना, हाँ, लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है कि हाँ मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगी और जीतूंगी, बेटी हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तमाम नारे दिए जाते हैं। और यही वजह है कि लोकप्रियता तो है, लेकिन कहीं ना कहीं गांधी परिवार में वही जैसा आप जिक्र करें कॉन्फिडेंस नहीं है। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, चुनावी खबर अखबार पर नजर लगाता है प्रोग्राम यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है चुनावी खबर अखबार पर नजर। और शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र के साथ। महाराष्ट्र में सबसे चर्चित सीट जो बनी हुई है वो है बारामती। ननंद और भाभी, ननंद भाभी की प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर लगी है। अमर उजाला ने इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता के साथ दिखाया। बारामती राष्ट्रीय स्तर पर विकास मॉडल के रूप में उभारा है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान ये शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार के बीच युद्ध का मैदान बन गया है। संयोग से पवार की बेटी और 3 बार की सांसद सुप्रिया सुले को अजित पवार की पत्नी
सुनेत्रा पवार के खिलाफ खड़ा किया गया है। यानी कि इस सीट पर ननंद भाभी एक दूसरे को टक्कर देती हुई नजर आएगी, या फिर कहा जाए पवार वर्सेस पवार का मुकाबला बारामती सीट पर बना हुआ है। इसीलिए महाराष्ट्र की सबसे हॉट सीट में ये गिनी जा रही है, जो हाल सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई भी मानी जा रही है। ननंद भाभी की लड़ाई से बारामती को पूरे देश में प्रसिद्धि मिल गई है। देखिए, ये खबर महाराष्ट्र के लिए बहुत खास हो जाती है। पवारों की पावर परखेंगी ननंद भौजाई, कितनी जबरदस्त ये हेडलाइंस छापी गई है अमर उजाला ने। और देखिए, इसी के साथ जरा जान लीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे बड़ा जो मुकाबले की बात करी जा रही है ना, वो है बारामती, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। जरा आप समझ लीजिए, गन्ने अंगूर की मिठास वाला तो ये क्षेत्र है ही, अब इसकी जो पूरी फिजा है ना, वो कहीं ना कहीं इसमें कड़वाहट इसलिए घुल जाएगी आंचल, क्योंकि दो फाड़ हो गई है इस वक्त। एनसीपी की हम बात करें, एनसीपी कैसे दो फाड़ हो गई? मुखिया, दोनों मुखिया यानी कि शरद पवार और भतीजे अजित पवार ही नहीं, उनकी पार्टियों का भविष्य ही इस सीट पर निर्धारित करेगा। इस मुकाबले की जो नजर होगी वो पूरे देश की होगी, यानी कि महाराष्ट्र की सियासत ही नहीं, पूरा देश। क्योंकि अब समझिए आप, कभी कभी साथ थे बारामती की मौजूदा सांसद हैं सुप्रिया सुले, अपनी भाभी सुनेत्रा पवार के साथ खड़ी हुई हैं। अब देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए आप, पिछले 2 चुनावों को हाल हम देख लें तो सुप्रिया सुले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि 52% मतदान रहा था, और इसी के साथ साथ देखिए 2 बार से जीती है। सुप्रिया को सहानुभूति व अनुभव का सहारा है, ऐसा माना जा रहा है। सुनेत्रा को अजीत की पैठ और जनसंपर्क पर विश्वास है। आपको याद होगा एनसीपी का वो पूरा घटनाक्रम, जरा थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए। महाराष्ट्र की सियासत इसलिए इस वक्त इंटरेस्टिंग बनी हुई है क्योंकि 2 प्रमुख जो गुट हैं, जो प्रमुख दल हैं, उन दोनों ही दलों में 2 फाड़ हो गया। ठीक है, इसके अलावा आप दोनों देखिए, दल एक दूसरे को टक्कर देते नजर आने वाले, तभी कहा जा रहा है पवार वर्सेस पवार की लड़ाई महाराष्ट्र में इस बार देखने को मिल रही है। और सीट दिलचस्प जब हो जाती है जब ननंद भाभी ही एक दूसरे को टक्कर देती हुई नजर आती है। एक के पास अनुभव है तो दूसरे के पास पीछे सहारा देने के लिए एक पूरी टीम खड़ी हुई है। लेकिन किसको जीत मिलती है और किसको हार का सामना करना पड़ता है, ये जब 4 जून को नतीजे घोषित होंगे तभी पता चलेगा। देखिए कितना सही लिखा है। शरद पवार की राकपा से उनकी बेटी सुप्रिया सुले चौथी बार मैदान में हैं, उन्हें चुनौती दे रही हैं। शरद के भतीजे अजीत पवार की राकपा से उनकी पुतनी जो पत्नी है सुनेत्रा पवार, वो है। सिर्फ ननद भौजाई की लड़ाई नहीं मानिए इसे, आप ये मानिए चाचा भतीजे की प्रतिष्ठा भी इस पर दांव पर लगी हुई है। बारामती दोनों परिवारों की ही नहीं, उनकी पार्टियों का ये भविष्य तय कर देगी। ये बताएगी कि कौन सी गुट यानी कि एनसीपी का कौन सा गुट ज्यादा मजबूत है, शरद पवार का गुट मजबूत है या फिर अजित पवार का गुट मजबूत है। क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा हुआ था, ये सभी 2019 में सब एक हम साथ साथ वाली फैमिली, ये हम साथ साथ की फैमिली टूट चुकी है। अब टूटने के बाद कौन किसके पाले में कितना मतदाताओं को लुभा पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ये अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये वर्चस्व की लड़ाई आंचल में से इन शॉर्ट कह सकते हैं। और देखिए प्रतिष्ठा भी यहाँ पर दांव पर लगी हुई है। सबसे बड़ी बात, जब नतीजे घोषित होंगे तो ये भी पता चल जाएगा कि आखिरकार पवार वर्सेस पवार में नेता बड़ा कौन है, अजीत पवार या फिर सुप्रिया सुले, कौन सा बड़ा नेता बनने वाला है और महाराष्ट्र की जनता के बीच लोकप्रियता किसकी ज्यादा है। तो लड़ाई जो है वो बेहद ही ज्यादा दिलचस्प हो चली है, क्योंकि दोनों ही जो गुट है, हाँ बीते चुनाव में हमने देखा कि एक साथ चुनावी मैदान में थे, लेकिन इस बार अलग अलग हो चले हैं। लेकिन अब अलग अलग में किसके साथ कितनी जनता साथ देती है, ये बड़ा सवाल यहाँ पर बन रहा है कि दोनों ही गुट जब एक साथ चुनावी मैदान में थे, अब अलग अलग हो गए, तो जनता भी बड़ी कंफ्यूज होगी कि आखिरकार भाभी का साथ देना है या फिर ननंद का साथ देना है। जो लड़ाई होगी ना, ननंद भाभी तो ठीक है, यहाँ पर चाचा भतीजा चेहरे तो ये 2 खास सामने आएंगे। इनका चेहरा किसके चेहरे पर मुहर जनता लगाएगी, ये देखने वाली बात होगी। बटन किस पर दबाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल आंचल, हम आगे खबरों का रुख करते हुए बढ़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बड़ा बयान आया, कहा डूबती नाव है कांग्रेस, कोई सवारी नहीं करना चाहता। दैनिक भास्कर ने इस खबर को तरजीह दी है। उन्होंने कहा बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। 2014 और 19 में आपने सरकार बनाई तो काम जन जन तक पहुंचा। पहले भारत की बातों की गंभीरता यानी कि गंभीरता से नहीं लिया जाता था, उनको सुना भी नहीं जाता था। अब दुनिया कान खोलकर भारत की बात सुनती है। भारत का कद तेजी से बढ़ रहा है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है, बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। उस वक्त हमारे बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की वहां पर पढ़ाई कर रहे थे।
तो कांग्रेस है डूबता जहाज, कोई ताकत नहीं बचा सकती। इस खबर को लगातार तरजीह दी जा रही है। देखिए आंचल भी इस खबर को आप तक पहुंचा रही हैं, दिखा रही हैं किस तरीके से ये जो बड़ा बयान है वो कहीं ना कहीं बहुत खास हो चला है। बिल्कुल, और दैनिक भास्कर ने भी इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता के साथ दिखाया है कि गांधी जी की इच्छा थी कांग्रेस भंग की जाए और जनता इसे पूरा करेगी। राजनाथ सिंह की तरफ से ये कहा गया। दरअसल केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने चुनावी दौरे पर पहुंचे थे। वहीं पर चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के समय गांधी जी ने कांग्रेस के लोगों से जिक्र किया था, कहा था कि हमने आजादी के लिए कांग्रेस पार्टी का गठन किया है। सभी विचारधारा के लोगों ने इस झंडे के तले आजादी के लिए संघर्ष किया है। अब कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने गांधी जी की बात नहीं मानी। और मुझे तो ये लगता है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये कहना है कि मुझे तो ये लगता है इससे महात्मा गांधी को आत्मीय दुख भी होगा, जिस तरीके से कांग्रेस अब फैसले ले रही है। यहाँ पर ये जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। देखिए कंपैरिजन किया गया, 60 साल का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, 10 साल का आप इतिहास देख लीजिए, किस तरीके से न सिर्फ देश में बड़े निर्णय लिए गए, ऐसे निर्णय लिए गए जिससे न सिर्फ देश की जनता प्रभावित हुई, उनको चीज़ें समझने का मौका मिला, उनको सहूलियतें हुई, बल्कि जो बड़े निर्णय लिए गए हैं उससे कहीं ना कहीं तमाम अन्य देशों में जो कि आपकी एक ताकत बनते थे अपने आप में, उन तमाम विदेशी ताकतों को हमने चुनौती दी है। आज हम उस फोरम पर, उस पटल पर खड़े हो गए हैं जहां पर कभी भी ये नहीं कहा जा सकता था कि कभी भी जो हमारा भारत देश है वो खड़ा होगा। दुनिया को इस बात की मौजूदगी, अपनी कह सकते हैं दस्तक का एहसास, अपनी मौजूदगी का एहसास कहीं ना कहीं बीजेपी ने सरगर्मी से कराया। और अमूमन आप देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि फायर ब्रांड नेता हैं और कहीं ना कहीं अपनी बॉडी लैंग्वेज आप देखेंगे, उनकी बोलने का अंदाज यदि आप उनका देखेंगे तो बहुत अलग आपको इस बार नजर आएगा। वो बड़े आक्रामक आपको नजर आते हैं, साफ तौर पर चुनौती देते हैं। चीन के साथ भी उनसे पूछा गया था, एक इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने उनसे पूछा गया था कि चीन के जो विस्तारवादी नीति है, अरुणाचल प्रदेश को अपना, तमाम जिलों को, 30 जिलों को अपना बता रहा है चीन, तो बड़ी शांति तरीके से, बड़ी आक्रामक तरीके से जवाब दिया। देखिए हम पड़ोसी तो बदलेंगे नहीं, ना बदले जा सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि उनसे आराम से वार्ता कर सकते हैं, उनसे वार्तालाप करके समाधान निकाल सकते हैं। इधर यदि हम पाकिस्तान का जिक्र करें, पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा कि देखिए यदि पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि वो आतंकवाद से जूझ रहा है तो आइए ना हमारे साथ, हम आपकी मदद करेंगे, आप हाथ तो आगे बढ़ाइए। तो ये देखिए उनकी भाषा शैली समझिए, ये भाषा शैली जो होती है ना आंचलिक, वो तब आती है कहीं ना कहीं आपने ऐसा मैसेज न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में क्यों कह सकते कन्वे कर रखा है, जिससे आपकी विश्वसनीयता लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल, और देखिए जब विदेशों का जिक्र किया तो वहां पर तो हमें देखने को ही मिलता है कि राजनाथ सिंह कितने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातें रखते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर देश की जनता का जिक्र करें तो राजनाथ सिंह ने यहाँ पर देश की जनता का भी धन्यवाद किया है कि आपने सही फैसला लिया और कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया है। जो फैसले लिए गए वो उन पर अटल नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा से यहाँ पर खुद ब खुद भटक गई है। इस बात का जिक्र राजनाथ सिंह ने किया है और कहा कि देश की जनता का ही मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को समाप्त किया और सही विचारधारा वाली पार्टी को चुना है। आप सुना आपने, मजबूर नहीं मजबूत नेता चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा सरकार बनने पर संविधान खत्म कर देगी बीजेपी। द हिंदू ने इस खबर को तरजीह दी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 30 अप्रैल को दावा किया कि अगर भाजपा केंद्र में सत्ता में लौटती है तो वह गरीबों, दलितों, एसटी, ओबीसी को अधिकार देने वाले संविधान को फाड़ देगी, फेंक देगी। और बिल्कुल द हिंदू ने भी इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता के साथ दिखाया है। ये खबर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने निशाना साधा है अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कई बातों का जिक्र राहुल गांधी ने किया और द हिंदू ने बड़ी ही प्रमुखता के साथ इस खबर को छापा है। तो देखिए कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज मेड अप हिज माइंड दैट इफ द बीजेपी विंस द लोकसभा इलेक्शन दे विल टीयर अप एंड थ्रो अवे द कॉन्स्टिट्यूशन। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी सेड इन मध्य प्रदेश ऑन ट्यूसडे। तो मध्य प्रदेश में राहुल गांधी पहुंचे थे, तब इन बातों का जिक्र करते हुए नजर आए और कहा कि भाजपा सत्ता में लौटी तो गरीबों का अधिकार देने वाले संविधान को फाड़ कर फेंक देगी। अक्सर हम देखते हैं कि पूरी कांग्रेस पार्टी या यूं कहा जाए कि पूरा विपक्ष यही बात कहता है कि बीजेपी ने संविधान की, लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। गरीबों का जिक्र यहाँ पर राहुल गांधी ने किया है और कहा कि राहुल गांधी ने कहा है कि गरीबों का कोई भी यहाँ पर फैसला नहीं लेने वाली, गरीबों के हित में। लेकिन आपको बता दें दीपिका
राहुल गांधी ने गरीबों को लेकर के यहाँ पर जिक्र जरूर कर दिया है, लेकिन हमने ये भी देखा था कि जब कांग्रेस पार्टी बड़े ही जोर शोर से नारा दिया करती थी गरीबी हटाओ का, उसे लेकर अब बीजेपी हमलावर नजर आ रही है कि गरीबी तो हटी ही नहीं 60 सालों में, तो कहाँ देखिए गरीबी अब हटी है? आप देखिए संविधान का जिक्र किया गया, ये बात जो है लगातार कांग्रेस उठा रही है। यहाँ पर यदि आरक्षण का जिक्र हम करते हैं तो ये कहा गया कि 50% का जो 50% का जो कैप लगा हुआ उस कैप को हटा दिया जाएगा, यानी कि हम अब गरीबों के लिए, वंचितों के लिए आरक्षण को और ब्रॉड कर देंगे और खोल देंगे, ये कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस कह रही है कि जो गरीब हैं, जो वंचित है, जो अनुसूचित जाति है, उनको लेकर हम टारगेट करेंगे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए, आप भाषा शैली सुनिए, आप जिस तरीके से आप सुन पाएंगी तो एक वर्ग को, यहाँ पर तमाम वर्गों को साधने की कोशिश है कि हम वो जो कैप 50% का आप पे रखा है ना, उस कैप को भी हटा देंगे। यानी कि आरक्षण यदि आपको 78% भी चाहिए, 75% भी चाहिए, हम वो आरक्षण भी आपको दे देंगे। यहाँ बीजेपी कह रही है आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन आरक्षण जाति के आधार पर नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर साफ तौर पे बोले, क्योंकि ये पूरा मसला जो उठा ना, वो उठा कर्नाटक से है। कर्नाटक में ही एक सांसद ने बोल दिया कि आरक्षण को खत्म कर दिया, संविधान में बदलाव किया जाएगा। वहीं से जो हवा उठी है, जिसको लेकर कांग्रेस जो है हर जगह इस बात को फैला रही है कि संविधान में बदलाव करने की बीजेपी लगातार बात करी है। लेकिन चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, और सभी फायर ब्रांड नेता ये कह रहे हैं भाई संविधान में तो हम छेड़छाड़ करेंगे ही नहीं, संविधान में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होगी। ये सांसद का अपना तर्क होगा, अपनी बात होगी, पार्टी से कोई इत्तेफाक नहीं रखती है। बिल्कुल, और संविधान में बदलाव नहीं होगा, बल्कि जनता के हित में हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए फैसले समय समय पर लिए जाएंगे, ताकि हर वर्ग को सहूलियत मिले। जो योजनाएं चलाई जा रही, जो फैसले लिए जा रहे, उन्हें उससे फायदा हो। इतना ही नहीं बल्कि फायदा, देश की जनता के लिए, हर वर्ग के फायदे के लिए यहाँ पर फैसले जरूर लिए जाएंगे, बीजेपी का साफ कहना है। चलिए यहाँ चल आगे बढ़िए। बिल्कुल, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय की तरफ से भी एक बड़ा बयान सामने आया है। विपक्ष के आरोप बेबुनियाद है, ये चंपत राय ने कहा। राष्ट्रपति को भेजा गया निमंत्रण, अमर उजाला ने इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता के साथ छापा है। और आपको बता दें कि, और आपको ये भी बता दें कि आज खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या नगरी भी पहुंचने वाली हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला है। गांधीनगर के भाषण में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं करने के बयान को उन्होंने भ्रामक और असत्य, साथ ही समाज में भेदभाव पैदा करने वाला बताया है। उन्होंने कई सारी बातों का यहाँ पर जिक्र किया है और राहुल गांधी के भाषण को लेकर के निशाना साधते हुए नजर आए हैं। जो करता धरता है ना चंपत राय, वही ये बात बोल रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए तो हमें राहुल गांधी को भी निमंत्रण भेजा था। राहुल गांधी अनर्गल बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, भेदभाव पैदा कर रहे हैं राहुल गांधी, ये चंपत राय ने कहा है। क्योंकि यहाँ पर आपको याद होगा, राहुल गांधी ने जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा था चूंकि आदिवासी हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इसीलिए उनको बुलावा नहीं भेजा गया। चंपत राय ने कहा कि राहुल गांधी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बारे में तथ्यों की खोजबीन किए बिना ही असत्य, निराधार व भ्रामक भाषण दे रहे हैं, इससे समाज में भेदभाव पैदा कर सकते हैं। राहुल के भाषण में ऐसे दावे गंभीर रूप से आपत्तिजनक हैं। देखिए, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब राहुल गांधी ने इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल किया हो, वर्गों में विभाजित करने की बात की है, भेदभाव करने का आरोप बीजेपी पर मड़ा हो। इससे पहले आपको याद होगा, भारत मंडपम का जिक्र कर लीजिए, या फिर नए यूं कह सकते हैं संसद का निर्माण जब हुआ था तब भी जिक्र कर लीजिए, तब भी ये राहुल गांधी की ओर से, कांग्रेस परिवार की ओर से कहा गया था, पार्टी की ओर से कहा गया था, आपने राष्ट्रपति को न्योता नहीं भेजा। इसकी वजह साफ तौर पर यह है कि आप आदिवासियों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। चंपत राय ने कह दिया है कि आप जो बोल रहे हैं ना, आप कम से कम अपनी बयानबाजी को देखिए, किस तरीके से अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। आप यहाँ पर जनता के बीच एक भ्रामक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। न्योता तो आपको भी दिया गया था, आप क्यों नहीं आए? हाँ, अब देखिए ये बात अलग है कि यहाँ पर साफ तौर पर, चूंकि बीजेपी, अब देखिए यहाँ पर यदि आप राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज को समझेंगे तो साफ तौर पर राहुल गांधी जो है साफ तौर पर आदिवासी, वंचितों, गरीबों, इन सब की बात कर रहे हैं, आरक्षण कैप को हटाने की बात कर रहे हैं। यहाँ जो बीजेपी अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकफुट पर ले जाने की कोशिश में लगी हुई है, इसीलिए शायद बीजेपी पे प्रेशर भी है, क्योंकि बीजेपी लगातार, देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आप दौरा देख लीजिए, इस बीच द्रौपदी मुर्मू का आज ही बल्कि अयोध्या
अयोध्या नगरी पहुंचने क्यों? वाली है ये इतना राष्ट्रपति खास मुर्मू, इसलिए कि और अब- सबसे पहले हाँ। हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे, फिर रामलला के दर्शन भी करेंगे। हाँ। इतना ही नहीं बल्कि सरयू आरती जो शाम को होती है उसमें शामिल होने के लिए भी तो पहुंचेंगे, और ये साथ में कहीं ना चंपत कहीं राय भी प्रेशर मौजूद जो है रहेंगे। वो बीजेपी महसूस कर रही है, क्योंकि मंच से हर एक मंच से राहुल गांधी इसी बात का बाकायदा जिक्र कर रहे हैं। और राहुल इसलिए- गांधी के जिक्र करने की वजह कहीं ना कहीं आदिवासी वोट बैंक को हाँ, साधने की, यही क्योंकि है। चुनाव में हर एक वोट बैंक सभी पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, और बीजेपी को शायद यही नुकसान है कि आदिवासी वोट बैंक खिसक ना जाए। आदिवासी इसीलिए अपने हो आप को गया। सेफ जोन में रखते हुए बिल्कुल। राष्ट्रपति मुर्मू आज बुलाई गई भाई वो है। बोल रहे हैं ना साफ साफ, भाई 50% का जो आरक्षण है वो हम खत्म कर देंगे। चलिए आगे बिल्कुल, बढ़ और जाते इसी के हैं। साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस आला कमान ने देवेंद्र यादव को बनाया दिल्ली का अंतरिम अध्यक्ष। दैनिक भास्कर ने इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता के साथ छापा है। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद पार्टी ने नए नाम पर मुहर लगा दी है। तो देखिए, बड़ी ही जल्दी फैसला लिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जैसे ही देवेंद्र सिंह लवली ने इस्तीफा दिया, उसके बाद अब देवेंद्र यादव को दिल्ली कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व चांदनी चौक क्षेत्र के उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल ने सोमवार को इलाके के आम आदमी पार्टी व कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ संयुक्त बैठक भी की, और इस दौरान ही उन्होंने लवली के बयान पर भी चर्चा किए बिना कहा कि आम आदमी पार्टी व कांग्रेस के बीच हुए समझौते में कोई दरार नहीं है। अब जरा समझिए, यहाँ पर एक एक करके आम आदमी पार्टी और यूं कहें दूसरे शब्दों में, फिलहाल तो कांग्रेस का हम जिक्र कर लेते हैं। दिल्ली में कांग्रेस की सियासी जमीन बाकायदा खसकती जा रही है। शीला दीक्षित के बाद आप देखिए, शीला दीक्षित जैसे ही सीएम रही थी तब तक सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसके बाद से अपनी सियासी जमीन को कहीं ना तलाशने कहीं की कांग्रेस कोशिश करते तलाशने की कोशिश कर रही है। एक और के देखिए, बाद सबसे एक बड़े दिलचस्प चेहरे। बात पता है क्या है हाँ। दीपिका इसमें, कि जब कांग्रेस पार्टी की जमीन खिसकी यहाँ से, वो थी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के आने से कांग्रेस पार्टी अपनी जमीन खो गई, और ये जो आज चीजें उसी के हैं ना, साथ गठबंधन में आकर के जमीन ये क्या तलाशने की होता है ना कोशिश कि करती ये नजर आ आप रही है। समझ रहे हैं, पार्टी के तमाम वरिष्ठ समझ रहे हैं। आप ये समझिए, कार्यकर्ताओं को समझिए। आप कार्यकर्ताओं की, आप ये देखिए, जिन कार्यकर्ताओं में आपसी में द्वेष हो जाता है कि भाई इस पार्टी के पक्ष में तो हम प्रचार कर रहे थे, विपक्ष के लिए हम खड़े हुए थे, झंडा बुलंद किए हुए थे, आज आप उन्हीं के साथ में खड़े हो गए। पंजाब का जिक्र कर लीजिए, पंजाब में तो सीटों की शेयरिंग पे बात नहीं बनी ना। क्यों? वजह क्या है? कार्यकर्ता है भाई, हम कैसे बन जाए, इनके साथ में हो जाए। पहले तो आप कहते हैं इन्हीं के विपक्ष में आप लड़िए, इन्हीं के विपक्ष में प्रचार प्रसार करिए, लेकिन अब आप देखिए यहाँ पर कांग्रेस की स्थिति दोगुनी हो गई है। चाहे आप कांग्रेस की बात कर लीजिए, कांग्रेस की बात दिल्ली में कर लीजिए, पंजाब में हाल आप देख लीजिए, इसके बाद अब मध्य प्रदेश में भी लौट के आएंगे ना, यही हाल मध्य प्रदेश में भी आपको देखने को मिल जाएगा। इंदौर से किस तरीके से प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया, इसके बाद सुरेश पचौरी जो कि कद्दावर नेता भोपाल से आते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपना नाम वापस लिया, वह भी बीजेपी में शामिल हो गए। तो यहाँ जो कांग्रेस की स्थिति है बहुत दयनीय बनी हुई है। कांग्रेस को यहाँ पर समझना होगा, कैडर को समझना होगा कि आपसी बातचीत के जरिए समस्याओं का हल निकाला जाए, क्योंकि हमेशा जो भी पार्टी से जा रहा है वो ये कह के जा रहा है कि हमारी तो सुनवाई ही नहीं होती। बिल्कुल, और इस पर सोचने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी को खूब मंथन करने की जरूरत है कि बिल्कुल। आखिरकार नेता क्यों एक एक करके साथ छोड़ रही है। चलिए। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर निशाना। कहा यह है कि एक समुदाय को क्यों बनाया जा रहा है निशाना। अमर उजाला ने इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता के साथ दिखाया है। देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी की मुसलमानों पर उनकी टिप्पणी के लिए आलोचना की। पूछा कि केवल अल्पसंख्यक समुदाय को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से गुमराह न होने का आग्रह किया है। देखिए, लगातार बयानबाजी जो है वो तेज होती जा रही है। किस तरीके से आंचल भी इस खबर को दिखा रही है, क्योंकि खबर अपने आप में बेहद खास हो चली है। अमर उजाला ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया है और हेडलाइन में लिखा है कि केवल अल्पसंख्यक समुदाय को ही क्यों बना रहे हैं निशाना। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है इंडिया गठबंधन को लेकर भी तमाम बातों का जिक्र किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने ये कहा कि बहुमत की ओर जो इंडिया गठबंधन है वो बढ़ रहा है, लेकिन जो बीजेपी है वो केवल अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने का काम कर रही है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुसलमानों पर टिप्पणी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। और हमने देखा कि कर्नाटक सरकार ने भी मुसलमानों के लिए कितना बड़ा फैसला लिया है, ओबीसी में उन्हें दिया है। देखिए, साफ तौर पर देखिए, फेज 1 का जो इलेक्शन हुआ, पोलराइजेशन का बात की गई है कि बीजेपी ज़्यादा पोलराइजेशन पे आ गई है। अब यहाँ पर चूंकि जो वोट प्रतिशत घट रहा है, आप इसे समझिए, चूंकि कांग्रेस कल मल्लिकार्जुन खड़गे खुद भी कह रहे थे कि 2 फेज में चूंकि बहुत कम वोट प्रतिशत हुआ है, तो बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीर आ गई है। बीजेपी ये सोच रही है कि शायद वोट प्रतिशत कम होने का मतलब कि सरकार खिसक रही है। कांग्रेस को यहाँ पर बूस्ट मिल रहा है। हालांकि ये जो कहना है ये मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है, लेकिन
कम वोट प्रतिशत होने का मतलब ये दोनों ही पार्टियों के लिए ही दिक्कत की बात होती है, क्योंकि उदासीन यदि मतदाता बने रहेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें भला किसी भी पार्टी का नहीं होने वाला है। अच्छा, अब जरा बयान पे आ जाते हैं। यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार इस वक्त आप देखिए, चाहे राहुल गांधी का जिक्र हम कर रहे थे, प्रियंका गांधी का जिक्र कर रहे थे, अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, आदिवासियों की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी इनको टारगेट करिए। बीजेपी तो कह रही है ना कि आपको जो लगातार साफ तौर पर वोट प्रतिशत जो है वह इनके आधार पर बढ़ सकता है, कांग्रेस ये लगातार मान रही है, इसी को टारगेट करने की कोशिश की जा देखिए, रही है। आप जैसे कि वोटिंग परसेंटेज का जिक्र भी कर रही थी, वोटिंग परसेंटेज 2 फेज में हमने देखा कम हुआ है, और दोनों ही जो पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि हमारी तरफ का वोट बैंक है, लेकिन ये कहना अभी स्पष्ट नहीं होगा। 1980 में जब चुनाव हुए तब वोटिंग परसेंटेज कम हुआ था, सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन ठीक 5 साल बाद फिर वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, लेकिन सत्ता परिवर्तन जो है वो नहीं हुआ। वो परसेप्शन जो होते हैं समय के साथ बदलते हैं, ये सभी को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आया, कहा धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देगी बीजेपी, ये साफ कह दिया है। दैनिक जागरण ने इस खबर को छापा है। तो फिलहाल देखिए दैनिक जागरण का कहना कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा संविधान का गला घोंटकर पिछड़े और अनुसूचित जातियों के आरक्षण में सेंधमारी कर धर्म के आधार पर एक वर्ग को आरक्षण देने की बात सामने नहीं आएगी। ये साफ तौर पर कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म के आधार पर किसी प्रकार का आरक्षण नहीं देगी और इसको विभाजित भी नहीं किया जाएगा। तो फिलहाल आपको बता दें, विभाजन का दंश आम जनता झेल चुकी है। देखिए, हम आपसे पहले भी कह रहे हैं आरक्षण अब मुद्दा बन चुका है क्या, क्योंकि साफ तौर पर सनातन मुद्दा माना जा रहा था, हिंदू मुस्लिम मुद्दा माना जा रहा था, लेकिन अब चूंकि लगातार कांग्रेस निशाना साध रही है, अब आरक्षण मुद्दा बन गया है। धर्म के आधार पर आरक्षण तो दिया ही नहीं जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुले मन से एक बार फिर से इस बात को दोहराया। और दैनिक जागरण ने भी इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता से छापा है। तो देखिए, हम देख रहे हैं दीपिका कि हर फेज में आरक्षण अब मुद्दा बनता जा रहा है। दरअसल कर्नाटक में फैसला लिया, उसके बाद से ही बीजेपी ने तुरंत उस फैसले को भुनाने की कोशिश की और कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी लड़ाई जो हम देख रहे थे राम मंदिर पर चल रही है, बेरोजगारी पर चल रही है, महंगाई पर चल रही है, अब आरक्षण पर आकर जाकर टिक चुकी है। हर जगह पर आरक्षण का जिक्र यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि साफ तौर पर कांग्रेस जो है अब इस पूरे मसले को अलग अलग मन से भुनाने की कोशिश कर रही है। अब खुले तौर पर बोल रही है ना कि हम 50% का जो कैप है ना उसको हटा देंगे। ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अब दिक्कतों की बात हो चली है। बीजेपी सोच समझकर बड़ा निर्णय ले जा रही है। इस बीच चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आंचल, तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि प्रज्वल रेवन्ना को बचा रही है। बीजेपी की तरफ से कहा गया, द हिंदू पेज नंबर 4 पे भी इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता के साथ दिखाया गया है। तो देखिए, तेजस्वी यादव ने यहाँ पर कहा है बिहार के, पहले तो आपको बता दें कि तेजस्वी यादव है कौन। दरअसल बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव, जिन्होंने कर्नाटक के सांसद प्रज्वल के सेक्स स्कैंडल विवाद को लेकर के एनडीए पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 2500 से अधिक बहनों के साथ शोषण करने वाली बीजेपी का साथी है। देखिए, जाहिर सी बात है ये तो होना ही था, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार बता रहे हैं कि तेजस्वी एक्यूज बीजेपी ऑफ प्रोटेक्टिंग जेडी एमपी प्रज्वल, तो साफ तौर पर ये बोला है कि अब प्रोटेक्ट करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। जाहिर सी बात है, देखिए अब चूंकि बात उठी है तो दूर तलक जाएगी, चाहे वो प्रियंका गांधी भुनाए इस बात को या फिर तेजस्वी यादव भुनाए इस बात को। जाहिर सी बात है, चूंकि यहाँ पर गले की फांस बीजेपी के लिए इसलिए बन गई है, कर्नाटक में सहयोगी पार्टी है बीजेपी की जेडीएस। हालांकि अब देखिए, चूंकि एसआईटी का गठन इस पूरे मामले में हुआ था और यहाँ पर अब बड़ी कार्रवाई जेडीएस के द्वारा भी की गई है। तमाम जो उनके सांसद हैं उनको यहाँ पर निष्कासित कर दिया गया और इसके अलावा कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अभी भी राह आसान नहीं होने वाली है। तमाम जो विपक्ष है उनको इस फोरम पे घेरता नजर आएगा ही आएगा। बिल्कुल, और इसी के साथ फिलहाल चुनावी खबर अखबार पर नजर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। देखिए, कल फिर हाजिर होंगे समय पर ही हम, आप भी अपने समय पर मौजूद रहेगा अपने चाय के प्याले के साथ। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।